सकता है तो ठीक रहता है मैम। हाँ ठीक है, अभी मैं कर देती हूँ। यस मैम। सर यस मैम। हाँ ओके, अब उन्होंने बना दिया। एक्चुअली अभी तक वो थे ना, हम शेयर नहीं कर पा रहे। नहीं ये आप लोग को भी ये सब पढ़ना है, सिर्फ करना चाहते हैं। नहीं तुम ले जाओ, आई डोंट नाउ। स्टाफिंग में देख लो एक बार, रिक्रूटमेंट हो गया था, ट्रेनिंग में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग शुरू करना था, याद आया मुझे, है ना? यस मैम। यस मैम। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो डिस्कस कर लिए थे दोनों का। यस मैम। यस, अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पर, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नाम से ही आपको पता है कि ऑफ द जॉब यानी जॉब से परे, ठीक है ना? एक्चुअल करके नहीं, एक्चुअल वर्क सेटिंग वो चीज आप नहीं सीखते हैं। मैम हाँ बोलो प्रत्यय। मैम रोल नंबर 5 मैम वेटिंग में है, उसको मैम इंटर कर लीजिए। एक मिनट। ठीक है, मैंने सबको एंटर कर दिया। नाउ तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब जहां आप एक्चुअल वर्किंग सेटअप में काम नहीं करके सीखते हैं, मेथड्स के बारे में बाहर में कहीं सीखते बिना काम के अलग से आपको सिखाया जाता है, तो उसको हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। जैसे कि तुम लोगों का भी एग्जाम्पल हो गया, तुम लोग कुछ काम करके तो नहीं सीख रहे हो, मोस्टली जो तुम सीख रहे हो थ्योरेटिकल पार्ट, बुक पार्ट, और जो आपको आगे आना, जैसे बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हैं या फिर आप कैश फ्लो या फंड फ्लो तैयार कर रहे, तो वो क्या हो गया, वो फ्यूचर में अगर आप कुछ फिनेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे, फिनेंशियल किसी एक्टिविटीज में आपका कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसको आप एक तरह से उसके लिए आपके भी तैयारी चल रही है, राइट? यस मैम। यस मैम। अभी आप एग्जांपल Yes, एक्स वाई जेड कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हो या किसी का बनाते हो, तो दिस इज व्हाट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो लेक्चर या क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पर आपको फ्यूचर के काम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बट विदाउट विदाउट दैट एक्चुअल सर्कमस्टांसेस, एक्चुअल इक्विपमेंट या एक्चुअल कंडीशन पर आप नहीं काम करते हैं, आप सीख रहे होते हैं, फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो इसी को हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। जहां पर ट्रेनीज के नंबर बहुत ज्यादा होती है, वहां पे हम क्लासरूम या लेक्चर मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना? दिस मेथड कैन बी very much helpful explaining the concepts and principles very clearly, and face to face interaction is very much possible। यानी ये क्यों जरूरी है? क्लासरूम मेथड में आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, जैसे मैंने कहा आपको कि आप थियोरी पार्ट को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जब नंबर ऑफ ट्रेनिंग ज्यादा हो, और जो प्रिंसिपल्स या थियोरीज ज्यादा कुछ होता है सीखने के लिए, तो लेक्चर या क्लासरूम मेथड हेल्पफुल होता है उस तरीके के ट्रेनिंग के लिए। ये सिर्फ आप ही लोग नहीं है, इवन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद भी कभी कभी इस मेथड को यूज किया जाता है। हाँ, वो जो होता है वो दो 4 दिन 10 दिन के लिए होता है आपका वो ट्रेनिंग उस तरीके का, जहाँ पे आपको हाफ ऑफ द सेशन लेक्चर और क्लासरूम के अंदर लिया जाता है, और आधा जो सेशन होता है वो आपका ऑन द जॉब होता है, यानी कि आधा में आपको करके दिखाया जाता है कि ये कैसे होगा। समझ में आया? यस मैम। सेकंड है, हाँ सेकंड है द कॉन्फ्रेंस मेथड। कॉन्फ्रेंस मेथड मतलब क्या होता है कि अब कॉन्फ्रेंस मेथड में क्या होगा कि बहुत बड़े बड़े इशूज है, कई बार ऑर्गेनाइज मतलब बहुत सारे कंबाइंडली एक साथ मिल करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा कॉन्फ्रेंस भी क्रिएट करते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, तो सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक कॉन्फ्रेंस हो सकता है, सारे डॉक्टर्स का एक कॉन्फ्रेंस होता है। डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में जरूर आप लोगों में से उन लोगों ने जरूर सुना होगा जिनकी फैमिली में कोई ना कोई डॉक्टर है। दे यूज्ड टू गो समवेयर फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, किसी बाहर जगह पे सारे डॉक्टर्स। अब
इवन अपनी फैमिलीज ma'am. को भी लेकर के जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो कोई मेडिकल में कोई नया इन्वेंशन हुआ है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया इक्विपमेंट आया है जिसके हेल्प से आप मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को आसानी से कर सकते हैं, तो क्या होता है उसका कॉन्फ्रेंस में सारे लोग आते हैं अलग अलग जगह से, जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, काम करके दिखाते हैं। तो कॉन्फ्रेंस इस तरह से क्या होता है कि वहां पे आप किसी भी सीरियस इश्यूज को या किसी भी न्यू डेवलपमेंट को कॉन्फ्रेंस में यानी सभी लोगों को इकट्ठा मिला करके उसके बारे में आप क्या कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और सबसे अच्छे मेथड्स पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे लोग अपना अपना व्यू पॉइंट दे सकता है, यानी एवरीबॉडी इज अलाउड टू गिव देयर ओपिनियंस एंड पॉइंट्स, और फिर फाइनली सब लोगों के एडवाइस से, डिबेट से, डिस्कशन से जो रिजल्ट आता है उस कॉन्फ्रेंस का आउटपुट बोला जाता है। समझ में आया ये कॉन्फ्रेंस मेथड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस मेथड भी एक तरीके का क्या है कि क्लासरूम मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई टीचर या ट्रेनर नहीं है। यहाँ पे क्या है कि दे कंडक्ट, दे कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, इनको कन्वीनर हम बोल सकते हैं। मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस में कन्वीनर होता है, टीचर या प्रोफेसर या ट्रेनर नहीं होता। कन्वीनर किसको बोलते हैं? जो पूरी मीटिंग को या पूरे कॉन्फ्रेंस को, सूत्रधार हिंदी में जिसको बोला जाता है, सूत्रधार जो होता है, राइट? यस मैम, सूत्रधार। Yes, ma'am. हाँ, वही कन्वीनर हुआ। तो कॉन्फ्रेंस में कन्वीनर होता है जो आप सबको फैसिलिटेट करता है, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देता है, एंड देन टॉपिक देता है, एंड देन पीपल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक, और मे बी दे कैन डिस्कस ऑन सेवरल डिफरेंट न्यू टॉपिक्स, राइट? तो ये कॉन्फ्रेंस मेथड होता है। मैंने एक एग्जांपल बताया कि यस, नॉर्मली बैंक सबका कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस के बारे में ज्यादा सुनते रहते हैं, बिकॉज दे यूज टू गो, और उनका जो भी नया इन्वेंशन होता है, नया इक्विपमेंट होता है, या कोई नई टेक्नोलॉजी है, या कुछ मेथडोलॉजी नया है उस चीज को करने का, तो उसके बारे में वो लोग सारे डॉक्टर्स के साथ शेयर करते हैं। उस पर उनको फिर शॉर्ट टर्म नोटिस ऑनलाइन ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं, देन दे कैन इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर्स इन देयर नॉर्मल प्रैक्टिसेस। नाउ बिजनेस गेम्स क्या होता है? बिजनेस गेम्स Excuse me, ma'am. मतलब क्या? I'm roll number 39 waiting, ma'am. 38 भी वेट में है मैम। 38। ठीक है, मेल कर दिया सबको। नाउ बिजनेस गेम्स वैसे इमेजिनरी होता है, यहाँ पे कुछ भी एक्चुअल नहीं होता, एवरीथिंग इज इमेजिनरी। इमेजिनरी एक सिचुएशंस होता है, इमेजिनरी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और दे विल डिस्कस एंड डिसाइड अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स। मान लो प्रोडक्शन का है, प्रमोशन का है, प्राइसिंग का है। इससे क्या होता है कि उनको कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प मिलता है। मतलब कि ट्रेनीज को जो होते हैं बिजनेस गेम में, जो ट्रेनीज होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, 2-3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, टॉपिक दे दिया जाता है, एंड इमेजिनरी टॉपिक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसा आपके पास इमेजिनेशन कोई सिचुएशन दे दिया जाता है जिसमें आपको डिस्कस करके उस चीज को करना है, एग्जीक्यूट करना है। सपोज करो कि 2-3 ग्रुप बना दिया, और दोनों तीनों ग्रुप को हमने एक प्रॉब्लम दे दिया कि कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो इस पैंडेमिक में बिजनेस को कैसे सस्टेन करें, ठीक है ना। दूसरा कौन कौन से ऑल्टरनेटिव वेज हो सकते हैं जहां से हम अपने बिजनेस को कम से कम एडवर्स जो भी इफेक्ट है वो कम करे और हमारा काम आगे चलता रहे। ये एक प्रॉब्लम है। Now all these different groups of trainees will come up with different solutions. जरूरी नहीं कि तीनों जो ग्रुप है या चारों जो ग्रुप है सारे के सॉल्यूशन सेम रहे। हो सकता है ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग तो रहेगा। एंड देन यू कैन सी डिस्कशन। और बिजनेस गेम से क्या होता है कि एक तो जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है वो इम्प्रूव होता है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को आसानी से कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, वो होता है उनका इम्प्रूव। और दूसरा, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम दिया जा सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम दिया जा सकता है, राइट? मैं जरा अपने मोबाइल को चार्ज में लगा लूं, नहीं तो ये कभी भी बंद हो जाएगा। इसके बाद है रोल प्लेइंग, राइट? इसके बाद क्या है? Role playing. Role playing. अब रोल प्लेइंग में क्या होता है? रोल प्लेइंग में क्या होता है? नॉर्मली यू आर नॉट
एट दैट पोजीशन, आप उस रोल को अभी उस रोल में आप है नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं मोनिका को बोल दूं कि टेक सम डिसीजंस थिंकिंग दैट यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज, ठीक है ना। तो मोनिका भी डायरेक्टर नहीं है कॉलेज की, लेकिन उसको मैंने बना दिया, ठीक है ना, उसको मैंने ये रोल दे दिया। अब उसको अपने आप को किस रोल में ढालना है, डायरेक्टर के रोल में ढालना है। डायरेक्टर के रोल उनके में मैम। जो शूज है, हाँ, शी हैज टू स्टेप इन हिज शूज, और तब जो भी टफ या जो भी नॉर्मल जो सिचुएशन को उसके हिसाब से जो डिसीजंस लेने पड़ेंगे, विल कम टू नो कि उस पोजीशन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पोजीशन पे कितनी जिम्मेदारियां और किस किस तरीके के डिसीजंस लेने पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इट इज वेरी इजी टू से कि ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत सही है, ये बहुत बुरा किया उन्होंने। देन व्हेन यू टुक अप द चार्ज, देन यू कम टू नो कि क्या क्या ऐसे चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दैट इज रोल प्लेइंग, ठीक है ना। इमेजिनरी तौर पे ये सारे अलग अलग तरीके हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। इट स्टार्ट्स, और जो बेसिक तरीका है वो लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस मेथड है, जहाँ पे प्रेजेंटेशन के थ्रू, पीपीटी के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, कोई भी एड्स या टूल्स यूज करके हम ये कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा, एक पढ़ा बिजनेस गेम्स यानी बिजनेस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक, किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन और उसको आप सॉल्व करते हैं। उसी तरह हो गया रोल प्लेइंग मतलब यू आर एक्चुअली नॉट इन दैट पर्टिकुलर रोल, लेकिन आप अभी मैंने सिंस यू पीपल आर कॉम्पिटेंट, ठीक है, जो एम्प्लॉयज, इसीलिए मैंने कहा था कि नॉर्मली हायर लेवल के लिए ज्यादा यूज होता है। जो लोग कॉम्पिटेंट होते हैं, जो लोग उस काम को करने में सक्षम होते हैं, वैसे लोगों को क्या किया जाता है, जो स्टार परफॉर्मर्स होते हैं। अब इनका प्रमोशन होने वाला है, इस साल नहीं तो अगले साल इनको हम हायर किसी पोजीशंस पे ट्रांसफर करने वाले हैं। तो अब हम उनको क्या करेंगे, अब हम उनको ऐसे ऐसे सिचुएशंस देते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देते हैं, जिसको वो हैंडल कैसे करते हैं उस सिचुएशन को, ठीक है ना। एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, हाउ विल बिहेव टू योर जूनियर्स, ये भी एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में पार्ट हो सकता है, जहाँ पे बिहेवियर, आपको बिहेव करना बताया जाता है कि सिंस यू आर नाउ एट द हायर पोजीशन, तो हायर पोजीशन से जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है वो ज्यादा हाई होती है। तो आपका व्यवहार आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स, आपके लोअर लेवल वर्कर्स के लिए कैसा होना चाहिए, इसको हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी बोलते हैं, इसको टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो ये भी एक ट्रेनिंग का टाइप हो सकता है। तो रोल प्ले में एक्चुअल क्या होता है कि आप जिस रोल को अभी नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में आपको वहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है, आपको वहां पे डाला जा सकता है। तो वैसे सिचुएशंस को, जो उस पोजीशन पे जब आप पहुंचेगा, जब आप सीईओ हो जाइएगा, जब कहीं का आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाइएगा, या कहीं के आप कुछ और सीनियर पोजीशन पे हैं, तो आपको जो जो डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जो जो सिचुएशंस झेलने पड़ सकते हैं, क्या आप उस सिचुएशंस के लिए तैयार है, तो उस सिचुएशंस के तैयार करने के लिए रोल प्लेइंग वाला काम किया जाता है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स जो है, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर पार्टिसिपेंट्स अज्यूमिंग डिफरेंट रोल, यानी कि 5 का एक ग्रुप है। मानो मोनिका को मैंने डायरेक्टर बना दिया, प्रत्यय को मैंने कुछ और बना दिया, प्रत्यय को मैंने पोद्दार सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, श्रेयांश को कुछ और बना दिया, माही को कुछ और बना दिया, किसी को सोनी मैम बना दिया, किसी को अदनान सर बना दिया, किसी को नेहा मैम बना दिया। तो ये हैव डिवाइडेड दिस रोल प्लेइंग एंड देन प्रॉब्लम दे दिया और बोला कि अब आप सब लोग मिलकर के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। समझो, तो सबको अपने अपने रोल में रहते हुए, मोनिका को भूलना नहीं है कि डायरेक्टर है, एकदम गंभीर, एकदम स्ट्रिक्ट होना है अभी, ठीक है ना। फाइनल डिसीजन उसी का होने वाला है, जो वो बोलेगी हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे, लेकिन फाइनली जिसको वो फाइनल करेगी वही इम्प्लीमेंट होने वाला है, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ज्यादा है। मैम ऐसा रोल मैम कराया जाए मैम, कॉलेज में मजा आ जाएगा कराएंगे, मैम। ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस में ये सब होता है, ये सब होता है, ठीक है ना। जरूरी है। एक्टिविटी क्लासेस में ये सब होते हैं। तो ये क्या हो गया, रोल प्लेइंग हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब हम आते हैं दूसरा मेथड पे, जिसको केस स्टडी बोलते हैं। केस स्टडी भी थोड़ा अलग कर दीजिए सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे रोल आपका नहीं बदला गया, आप जिस रोल में उसी रोल में रहो, लेकिन केसेस आपके पास नए नए हैं, ठीक है ना। आपके पास ये केस है, ये कंडीशन हो गया कि हमारे कंपनी के पास क्या देने के लिए, मान लो बोनस देने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है ना। दिस टाइम वी इनकर्ड लॉट ऑफ लॉस, वी कैन नॉट गिव हाइक और बोनसेस टू आवर एम्प्लॉयज, ठीक है। बट एम्प्लॉयज आर highly dissatisfied. Now what to do to आपको काम करना है, आप एम्प्लॉइज को सेटिस्फाइड भी करना है और बोनस भी नहीं देना है। कौन सा ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे आपका दोनों काम हो जाए और आपका काम आगे बढ़े। दिस कैन बी सिचुएशन
ऐसे सिचुएशंस एक्चुअल रियल लाइफ में आते हैं। Yes, ma'am. कैसे आप इस केस को सॉल्व करोगे? ठीक है ना? इफ यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, अगर सच में आप डिजर्विंग हो तो आप इसको कुछ अच्छा ऐसा सॉल्यूशन बताओगे जो सच में कारगर होगा और आगे इसको इम्प्लीमेंट करके काम किया जा सकता है। मे बी एक हो सकता है बहुत ऑटोक्रेटिक अप्रोच, हम नहीं देंगे, काम छोड़ के जाना है तो जाओ, राइट? वेरी रफ एंड वेरी रूड, नो मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैज बीन अप्लाइड। लेकिन इसी काम को हम ये कह सकते हैं कि this year we have suffered a lot of loss. If I will give bonuses and increment to our employees, I am not able to pay salary to each and every employee, so I have to go for retrenchment, I have to go for downsizing. So whether now you have to select that what would you like downsizing or you like this year stay, next year if we'll make profit, whatever profit will make will give you good bonus or good hike. ठीक है ना? इस साल के बदले में भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा के हम आपको हाइक देंगे। दिस कैन बी द सिचुएशंस। अब बहुत सारे टफ लोग रहेंगे, अलग अलग लोग हैं, उनको अलग अलग तरीके से समझ में आएगी बात, ठीक है ना? तो आप इस केस को कैसे सॉल्व करिएगा? ऐसा एक एग्जांपल दिया, ऐसा प्रोडक्शन में भी कुछ केस हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, प्रमोशन रिलेटेड कोई केस या हो सकता है, मार्केट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए यार, अपना सामान दिख ही नहीं रहा है, कौन सा स्ट्रैटेजी लगाए, क्या डिस्काउंट ऑफर लगाए या कुछ कूपन दे, किस तरीके से प्रमोट करे अपने प्रोडक्ट को, एक केस हो सकता है। ये भी मैगी के सामने कितना बड़ा चुनौती था कि पूरा इमेज एकदम खराब हो गया था, बैन हो गया था 6 महीने के लिए, एंड देन अगेन उसको क्या करना था, बैक आना था, राइट? मार्केट में अगेन से वो Yes, ma'am. कॉन्फिडेंस और वो ट्रस्ट जीतना था। तो ये केस स्टडी एक हो सकता है कि कैसे उसने किया होगा, क्या क्या कर सकते हैं हम वैसे कर सिचुएशन में, अगर हमारे साथ वो सिचुएशन आती है तो। समझ में आया? तो ये Yes, सारे ma'am. केसेस Yes, होते हैं। ma'am. अब ये केसेस आपको भी मिलेंगे केसेस सॉल्व करने के लिए। अभी थोड़ा इट्स टू अर्ली, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल कुछ टर्म्स को Yes. समझ लीजिए तो केसेस अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जब हम एचआरएम पढ़ाएंगे, एचआरएम पता नहीं कौन पढ़ाएगा, पर अगर मैं पढ़ाती हूँ, 3rd सेमेस्टर में है, तो आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ केसेस टू डिस्कस, ट्रेनिंग से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सक्सेशन प्लानिंग से रिलेटेड, ठीक है ना? आप लोग वो सब डिस्कस करके आपको रियल थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे होता है। तो ये भी एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का तरीका है, केस स्टडी के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काबिल बनाना, अपर लेवल के लिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उनको प्रॉपर क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, एनालिसिस कर सके, उसके लिए आप उनको एक किक दीजिएगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट दीजिएगा, ठीक है? और लास्ट है टी ग्रुप ट्रेनिंग। इसी टी ग्रुप ट्रेनिंग को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी बोलते हैं। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या टी ग्रुप ट्रेनिंग एक ही चीज है। इसमें क्या होता है, पीपल को, आपके जो जूनियर्स है वो आपके बिहेवियर से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना? किस तरीके से आपका जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो आपकी जो बिहेवियर होना चाहिए वो एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। बिकॉज जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनको कोई एक बातें बहुत ज्यादा, आपकी कोई भी बात नहीं, आप एक भी पैसा का खर्चा मत करो, जस्ट राइट डाउन, जस्ट गिव देम द मैसेज दैट यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल थ्रू आउट द ईयर। देखना वो एक और साल तक बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है ना? इस फिराक में 6 महीने और बहुत अच्छा करते रहेंगे सिर्फ आपके इस एक स्टेटमेंट से। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आपके बोले गए शब्द का उन पे डायरेक्ट असर होता है, ठीक है ना? अगर आपने उन्हें बुरा भला कहा, पूरी 1-2 दिन की जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आप काम कर सकते थे जितना मन लगा के, सब उस दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस दिन डांट लग गया, जिस दिन सवेरे सवेरे बॉस ने बुला करके आपको डांट दिया, आपको फटकार दिया, आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी, तो क्या होता है, पूरे दिन आपका क्या होता है, खराब हो जाता है। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, एम्पैथी, हाउ टू बी एम्पैथेटिक हम कब होते हैं, व्हेन यू कीप आवरसेल्व्स इन अदर शूज, व्हेन यू पुट आवरसेल्व्स इन अदर शूज का मतलब है जब दूसरे की स्थिति में, दूसरे की परिस्थिति में खुद को हम डालकर देखते हैं और तब हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, तब हम वैसे बिहेवियर करते हैं जैसे हम अपने साथ अभी एक्सपेक्ट करते हैं, दैट बिकम्स एम्पैथेटिक। तो जो हायर पोजीशंस है वहां पे एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? रूड होने से काम नहीं चलता है। तो कहते हैं ना, जो लोग, जिस वृक्ष में जितना फल होता है वो उतना झुका हुआ होता है, कहते हैं ना, झुका वो उतना खड़ा नहीं होता, और जिसमें कम होता है वो बिल्कुल तना हुआ होता है। तो जब सीनियर पोजीशन पे आते हैं तो यू हैव टू बी वेरी लिबरल, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट। हाँ, नहीं, एटीट्यूड में लोग रहते हैं लेकिन वो नहीं, इसीलिए ये ट्रेनिंग जाती है क्योंकि आपको पूरे टीम को लेकर के नहीं रहना चाहिए।
आपको एक बिगर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आगे बढ़ना है, और उसमें एक एक लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उनके कंट्रीब्यूशन के आप आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए आपको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इसीलिए आपको ग्रुप ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि आप के साथ आपके जो लोग हैं उनका व्यवहार अच्छा रहे और लोग आपसे प्रभावित हो। ठीक है ना, आपको फॉलो करने के लिए तैयार हो। Yes, ma'am. लीडर्स को जरूरी होता है इस तरीके का व्यवहार करना, राइट। ये सारे ma'am. ऑफ द यस जॉब मैम, इसीलिए मैम कहा जाता है एग्जाम्पल नहीं, से एक मिसिंग है इसमें से, इसमें नहीं है, पर मैंने आपको बहुत बार बताया, फिर से बता देती हूँ। वन मोर टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक और एग्जाम्पल है, और वो अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा तरीका है, इसलिए उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, ऑल्दो इट इज मिसिंग हियर। उसको बोलते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन ट्रेनिंग का एक टाइप है, जहां पे आपको एक्चुअल सर्कमस्टांसेस में जो भी करना है राइट नाउ। वेस्टिबुल ट्रेनिंग जैसे हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग में पढ़ा था, वेस्टिबुल ट्रेनिंग याद है कि छोटा सा एक एपरेटस दे दिया जाता है, छोटा सा एक लैब दे दिया जाता है, या प्रोडक्शन के बगल में छोटा सा एक बेंच बना दिया जाता है, जहाँ पे आपको 2-4 यूनिट प्रोड्यूस करके सीखना है कि एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे होता है। उसी तरह सिमुलेशन क्या है, एक्चुअली एकदम से जो ओरिजिनल एटमॉस्फेयर हो, एकदम से जो ओरिजिनल सर्कमस्टांसेस, उसको कॉपी कर दिया जाता है। ठीक है ना, उसको आर्टिफिशियली डुप्लीकेट करके आपको वो काम कराया जाता है। जैसे कि पायलट्स में, आर्मीज में, डिफेंस में ये सब बहुत ज्यादा यूज होता है। उनको एक बार नहीं दे दिया जाता है कि तुम काम कर लो, ये लो तुम इस विमान की चाबी आ जा करके पैसेंजर को फलना जगह पहुंचा दो, लंदन पहुंचा दो, अमेरिका पहुंचा दो, ऐसे नहीं होता। दे आर बीइंग ट्रेन्ड। हाँ, उनको सिमुलेशन ट्रेनिंग, उनको वैसे ही जगह पे, वैसा ही जहाँ पे आपको बर्ड्स आ सकते हैं आपके सामने से, क्लाउड्स आ सकते हैं, बिल्डिंग्स आ सकते हैं, कहीं ट्रैफिक कंजेशन मिल सकता है। ट्रैफिक कंजेशन एयर ट्रैफिक कंजेशन भी होता है, मालूम है ना, ये नहीं कि सिर्फ रोड पे ट्रैफिक कंजेशन होता है, क्लाउड हो गया, आपको ट्रैफिक कंजेशन मिल सकता है। यस मैम, तो यस मैम। आप कैसे उसको फेस करोगे? तो पहले सिंपल होना चाहिए, ठीक है, पहले सिंपल होना चाहिए और जो पायलट है और जो पैसेंजर्स है, दोनों के लिए वो कम रिस्की होना चाहिए। प्लस आपके पास जो विमान है, जो आपके जेट एयरवेज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत कीमती है। सब चीजों को बचा के रखना है। कब? जब हम किसी एक्सपर्ट के हाथ में ये काम डालेंगे तो वो भी सुरक्षित रहेगा, पैसेंजर्स भी सेफ रहेंगे, और हमारा विमान और उसके क्रू के लोग भी सेफ रहेंगे। इसीलिए हम उनको एकाएक नहीं देते, तो हम उनको सिमुलेटेड कंडीशन में, वैसे ही डुप्लीकेटेड सर्कमस्टांसेस में पहले प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। ठीक है ना, जब वो वहां पे अच्छे से हाथ उनका साफ हो जाता है, तब जाकर के हम एक्चुअल में उनको वो काम सौंपते हैं करने को। तो उसको हम सिमुलेशन बोलते हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियली, मैं सबसे कभी भी, हाँ, आर्मी में भी होता है, जहाँ पे आर्टिफिशियल, बिल्कुल ट्रेनिंग में उनका यही सब चीज होता है। ये अच्छा देखो, आर्मी, डिफेंस या फिर नेवी के लोग क्या हमेशा लड़ते रहते? क्या वो अभी भी लड़ाई कर रहे हैं? नहीं मैम, ऐसा जरूरी थोड़ी है मैम। उनका रेगुलर एक्सरसाइज चलते रहता है, उसको लोग एक्सरसाइज बोलते हैं। उनका रेगुलर अभ्यास चलते रहता है, जहां अपोजिट में कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई चाइनीज नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन हम ऐसे एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं, और अभी युद्ध अगर हो गया तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से अगर किसी ने वार किया तो हम कैसे करेंगे। ये सारा प्रैक्टिस उनका चलते रहता है, ये एक्सरसाइज उनका साल भर चलते रहता है। भले ही लड़ाई वो अपनी जिंदगी में 2 ही लड़ाई लड़े, एक भी ना लड़े, अगर हम बहुत लकी, हम एक भी लड़ाई नहीं लड़े, ठीक है, क्यों लड़ेंगे? क्यों इतना जान मान माल पैसे का क्षति करेंगे? लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस से रियल सिचुएशन में बहुत हेल्प होती है। समझ में आया? अभ्यास हमेशा होते रहता है। यस मैम। इसीलिए वो सिमुलेटेड, वहां सिमुलेशन होता है, ये सब जगह पे सिमुलेटेड काम चलते रहता है। ठीक है, अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग डिस्कस कर लेते हैं। मेरिट्स क्या है? ट्रेनर्स आर यूजुअली एक्सपीरियंस्ड एनफ टू ट्रेन। सबसे पहला मेरिट, इससे भी पहले मैं जो बोलूंगी वो सेकंड पॉइंट है, इट इज सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे एकदम हर चीज स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है ना, रूटीन है। कौन सा काम आज होगा, कौन सा काम की ट्रेनिंग कल होगी, कौन से काम की ट्रेनिंग उसके बाद होगा, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। आपके पास पहले से एक फॉर्मेट रहता है, एक जैसा आपका स्कूल का रूटीन है ना, कॉलेज का रूटीन, वैसे ही एक रूटीन दे दिया जाता है कि ये रूटीन है और इस तरीके से आपको ये काम सिखाया जाएगा। तो बहुत सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज रहता है। किसी एक दिन कोई एक ट्रेनर आके सिखाएगा, भले 1 या 2 दिन जब तक उसको सिखाना है वो सिखाएगा, दूसरे दिन कुछ और सीखना आपको तो कोई दूसरा स्पेशलिस्ट आएगा जो उसके बारे में आपको नॉलेज देगा।
तो ट्रेनर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स होते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जिनका स्पेशलाइजेशन था उनको उस ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर्ड होता है, तो कहीं भी कुछ कंफ्यूजन के चांसेस नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। आपको पहले से पता है कि किस तरह के ट्रेनिंग आज आपको दी जाएगी एंड यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू ग्रास्प देम। थर्ड है efficiently created programs में add lot of value, यानी जैसे वो ऐसे प्रोग्राम्स जिसको अच्छे तरीके से क्रिएट किया गया है, क्राफ्ट किया गया, उसमें क्या होता है कि आप में आपका जो वैल्यू है, आपका जो आउटपुट होगा, आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जहाँ पे किसी भी तरीके से सिखाया जाता है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का हमेशा एक इम्पोर्टेंट कि आप एक्चुअल फील कर पाते इस काम को, ठीक है ना। हम आपको सिखाए कंट्रोल Alt F4, ठीक है ना, शट डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितनी बार भी याद करा दूं ना, समझ में नहीं आएगा जब तक आप एक दो बार करके नहीं देखेंगे। कर लेंगे समझ में आ जाएगा, हमेशा के लिए वो आपका हो जाएगा, राइट। तो ये ब्यूटी Yes, है ma'am. ऑन द जॉब का, लेकिन ऑफ द जॉब के अलग ब्यूटीज है, ऑफ द जॉब का अलग एडवांटेजेस है। तो ये जो एडवांटेज है कि आपके जो फाइनल रिजल्ट है वो आप ज्यादा इफेक्टिवली आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में किसी स्पेशलिस्ट ने एक एक चीज का पहले आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर आपको प्रैक्टिकल करा करके देखा है, नाउ यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। Yes. Yes, ma'am. उसके बाद फोर्थ है, this type of training gets employees away from their work environment to a place where the frustrations and bustles of work are eliminated. इसका सिंपल मतलब है, तुम लोग देखते होगे नॉर्मली अभी कभी किसी का ट्रेनिंग होता है किसी भी, खासकर बैंकिंग में, आईटी में या कहीं पे भी, तो नॉर्मली उनको जब हम वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो कहीं लेके नहीं जाते हैं। लेकिन जब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो जैसे कहीं पे भी, जैसे लखनऊ जाना है, ठीक है ना, अभी हम लोग यहाँ पटना में काम कर रहे, सबको कोलकाता हेड ऑफिस जाना है, वहां पे जाके ट्रेनिंग देंगे। आईटी वालों की तो पूछो ही मत, आईटी में तो उनको और, या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, कई बार तो क्यों लेके जाते, देखो वो ऐसे नहीं है कि उनको देना है बहुत वो फिलैंथ्रोपिक काम करे, नहीं, इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। जब जॉब है, रोज जाते हैं आते हैं, क्लाइंट्स को रोज हैंडल करना, टाइमिंग अलग अलग होता है, कभी अमेरिकन क्लाइंट्स है, कभी जापानीज क्लाइंट्स है, अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग तरीके से डील करना है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ओवर देयर माइंड। उनको वहां से, वहां के जो स्ट्रेस है, वहां का जो हसल एंड बसल है, वहां की जो अस्त व्यस्त होना जिसको बोलते हैं, उससे हमको दूर लेके जाना है, ठीक है ना। तो कहीं भी ले जाओ आप, कहीं उनको पहाड़ी पे ले जाओ, कहीं आप उनको हिल स्टेशन पे ले जाओ, कहीं आपको ऐसी जगह पे ले जाओ जो जहाँ का ओवरऑल एटमोस्फेयर बहुत सूदिंग हो, ठीक है ना, बहुत कामिंग हो, जहाँ पे वो स्ट्रेस से अपने आप को दूर फील कर सके, और वहां पे आप उनको ये सारे काम दो, रोल प्ले करने के लिए दो, केस स्टडी करने के लिए दो, उसके बाद सिमुलेटिव एक्टिविटीज करने के लिए दो, जो भी आपको देना है, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, ज्यादा फ्रेश से, ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, और बीच में होगा क्या, तो थोड़ी दिन के लिए उतने उस स्ट्रेस को भी पीछे छोड़ पाएंगे, तो वापस जब वो कम बैक करेंगे वर्क पे, तो थोड़ा नई ऊर्जा के साथ आएंगे, ठीक है ना, थोड़ी नई एनर्जी के साथ आएंगे। इसीलिए नॉर्मली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को या तो कंट्री में ही कहीं दूसरी जगह लेके जाया जाता है, किसी जगह आसपास की जगह पे, ताकि थोड़ा घूमना फिरना, मौज मस्ती और पढ़ाई, ठीक है ना, सब हो सके, फन एंड लर्निंग, ठीक है ना, दोनों हो सके। या फिर आपको फॉरेन कंट्रीज में भी, जो बहुत बिग कंपनीज होती है, कभी कभी फॉरेन कंपनीज में भी 2-3 दिन के ट्रिप पे ले जाते हैं लोगों को। अच्छा ठीक है, कल्चरल ट्रेनिंग भी होता है, ठीक है ना, अगर इफ यू आर वर्किंग इन एमएनसीज, तो मैंने पहले कभी बताया होगा शायद आपको कि डिफरेंट जगह के कल्चर में डिफरेंट थिंग्स आर एक्सेप्टेबल, ठीक है ना, कहीं कुछ एक्सेप्टेबल है हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कुछ एक्सेप्टेबल दूसरी जगह नहीं है, तो दूसरी जगह लेके जाया जाता है, वहां पे आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आप आएंगे, अगर आपको ये भी बोला गया तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, दैट इज दे आर नॉट अब्यूजिंग यू, राइट, they are doing as per their norms, as per their cultural background, तो उसको बुरा नहीं मानना है। क्या चीज यहाँ एक्सेप्टेबल होगा और क्या नहीं होगा, वो ट्रेनिंग भी दी जाती है। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, एग्जाम्पल्स देंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ अंगूठा दिखाना अच्छा नहीं माना जाता, राइट, Yes. अच्छा नहीं माना Yes, जाता ma'am. अपने कल्चर में, अपने ट्रेडिशन में, लेकिन फॉरेन में ये बहुत अच्छा माना जाता है, लाइक तो All अंगूठा the दिखाओ, best माना डिसलाइक जाता है। नीचे करो, राइट, Yes, ma'am. तो दैट इज देयर एक्सेप्टेंस। हमारे यहाँ बुरा माना जाता है, उनके यहाँ अच्छा माना जाता है, क्या कर सकते हैं, कल्चरल डिफरेंस। इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई अंगूठा दिखाए तो तुम उसका गला दबा दो, राइट,
क्योंकि तुम्हें उस मैम वो कल्चर लोग से ऑल द मतलब बेस्ट है। बोलते हैं, क्या? हाँ, वो लोग ऑल द दैट मीन्स बेस्ट व्हाट कि बोलते हैं वहां उनका पे दिल है। लाइफ है, अच्छा है, राइट? तो Good ये points, आपको ma'am. पता होना चाहिए, यस दीज आर मैम। द सिंबॉलिक डिफरेंसेस जो वहां पे एक्सेप्टेबल पे या नहीं। तो इसलिए भी कई बार आपको जगह जगह घुमा फिरा के ये सब ट्रेनिंग दे दी जाती है कि कल को भैया हम तुम्हें यहाँ भेजेंगे तो तुम किसी से लड़ झगड़ मत लेना इस काम के कारण, Yes. राइट? यहाँ पे ये चीज एक्सेप्टेबल है, और किसी दूसरे कंट्री में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहां पर भूल के भी मत करना। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे, मुझे याद है एचआरएम में एक केस था कि जहाँ पे एक एक जो सीईओ होता है उसको वियतनाम से कोरिया भेजा जाता है, ठीक है ना? एंड वियतनाम में ये एक्सेप्ट सॉरी कोरिया से वियतनाम भेजा जाता है। अब कोरिया में ये एक्सेप्टेबल है कि आप अपने मजदूरों को पे जोर से शाउट कर सकते हो, जोर से बोल सकते हो, डांट सकते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो लगा भी सकते हो, ठीक Yes, है ना? ma'am. Yes, ma'am. लेकिन लेकिन वियतनाम में ये एक्सेप्टेबल नहीं था। एक आदमी का ट्रांसफर कहाँ से हुआ? कोरिया से वियतनाम हुआ। वहां के जो यूनिट है, वहां के जो ब्रांच है, उसको देखने के लिए उसने मजदूरों को देखा कहीं वो दूसरी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे उनको होना चाहिए, दे आर नॉट देयर, दे आर गैदरिंग समवेयर सम एट सम अदर प्लेसेस। तो उसने डांटा, ठीक है ना, वैसे ही डांटा जैसे उनके कंट्री में डांटा जाता है, जोर से डांटा तो कुछ रिएक्शन नहीं मिला। अच्छा ठीक है, डांटा तो क्या होता चाहिए, नॉर्मली मजदूर वहां से अलग हो जाते हैं, अपने अपनी जगह पे जाके काम करने अपने लगते काम पे आ हैं। बट जाते हैं। सिंस जो उनका डांटने का लैंग्वेज था वो लैंग्वेज इज अ बैरियर, ठीक है ना? कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में हमेशा प्रत्यय बोलते रहता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर हो गया, जिस भाषा में उसने डांटा वो उनको समझ में नहीं, तो उन लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन लोग वैसे ही रह गए क्योंकि उनको बात ही नहीं समझ में आई, बोला क्या। अब उसको गुस्सा आ गया उस कोरियन मैनेजर को। अब उसने क्या किया, किसी को एक दो पंच लगा दिया। हटा दिया अब उसने तो एक दो पंच लगाया, उलटा मिलकर के सारे मजदूर ने उसको पीट दिया, उसको। ठीक है ना? क्यों पीट दिया? उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ इससे पहले कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया था, ठीक है ना? आप जोर से बोल सकते हो लेकिन इस तरीके से ना डांटा था जो उनको समझ में ना आया, ना किसी ने हाथ उठाया था। तो कल्चरल डिफरेंस हो गया कंट्री का, ठीक है? वो बेचारा हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटलाइज ही नहीं रहा, अब ये सारे मजदूर स्ट्राइक पे चले गए। अब वापस से उस यूनिट को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, तो सारे मजदूरों को बुलाया गया, अपोलॉजी मांगी गई कि सिंस ये गलती हो गई हमारे से, जबकि उसने तो सोचा था कि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। उस कोरियन मैनेजर को वापस से कोरिया भेज दिया गया, किसी और को वहां पे रिक्रूट किया गया, और जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, उनको 10 to 20% ज्यादा हाइक दिया गया। उनसे प्रॉमिस किया गया कि इस तरीके का गलती अब नहीं रिपीट किया जाएगा। और फिर से जाकर के उन्होंने 4 दिन के स्ट्राइक के बाद वापस से, तो 4 दिन के स्ट्राइक में प्रोडक्शन था वो नुकसान, आपको 10% हाइक देना पड़ा वो नुकसान, और जो रेपुटेशन डैमेज हुआ वो डैमेज। तो ये क्या है, ये भी क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग का एक पार्ट है जो हम देने के बाद ही हम ये सब रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो ऐसी कहानियां कम्युनिकेशन बैरियर भी। अच्छा, हाँ, कम्युनिकेशन बैरियर का भी बोल सकते हो। क्रॉस कल्चरल जो जो वैल्यूज है उसको नहीं एक्सेप्ट करने या नहीं जानने का भी साइड इफेक्ट हो सकता है। नहीं तो अगर उसको जब हमने साउथ कोरिया से उसको भेजा था तो वियतनाम का में क्या एक्सेप्टेबल और क्या नहीं एक्सेप्टेबल ये ट्रेनिंग दे के भेजना चाहिए था, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सारे ऐसे केसेस हैं। तो अब हम फिर से वापस आते हैं, पता नहीं, हाँ, तो दिस आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि क्यों होता है ऐसा ट्रेनिंग, कि क्यों आपको कभी कभी यहाँ पे दूसरी जगह पे अच्छे कूल एंड अच्छे वाइब्स वाले एटमॉस्फेयर में ले जाया जाता है, ताकि आप अपने आप को फ्रस्ट्रेशन और वर्क स्ट्रेस जो है उससे रिलीफ पा सको, उस प्रेशर से अपने आप को बाहर निकाल सको। Next, sending an employee on the course could help to make an employee feel more valued, as they would feel as if they are receiving quality training. ये क्या हुआ, सेंडिंग एन एम्प्लॉय टू सम स्पेशलाइज्ड कोर्स, इसका क्या मतलब हुआ? एम्प्लॉय को जब हम स्पेशलाइज्ड कोर्स पे भेजते हैं, कई बार ऐसा होता है, देखो एम्प्लॉय को खुश रखने का ना बहुत सारा तरीका है। आप उसको प्रमोशन दे दीजिए हायर लेवल, लेकिन आप कितने लोगों को प्रमोशन दीजिएगा? हो सकता है टॉप लेवल पोजीशन पे सिर्फ 5 ही रिक्वायरमेंट हो और आपका जो टॉप परफॉर्मर है 15-20 है, तो कहाँ से आप सबको प्रमोशन दे दीजिएगा? नहीं दे पाइएगा, सबको नहीं दे पाइएगा। अब खुश करने का ये भी एक तरीका है कि ठीक है, आप इनको क्या करो, 2 साल के लिए ट्रेनिंग पे भेज दो। ऐसा होता है बहुत बार गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर होता है, प्राइवेट की भी मैं बात करूंगी, वहां पे भी होता है, खासकर आईटी में। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि किसी को प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन हम नहीं दे पा रहे, कोई भी अपना टेक्निकल
रीजंस हो सकता है। उसको 2 साल के लिए क्या करो, मैनेजमेंट करने के लिए भेज दो, किसी IIM से स्पेशलाइज डिप्लोमा कोर्स करने के लिए भेज दो, ठीक है ना, हो जाएगा। वो भी खुश कि इतने अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से उसको डिप्लोमा डिग्री मिल रहा है, और आप भी खुश कि आप, अच्छा आप क्यों खुश, वो जब डिप्लोमा करके आएगा, मान लो फाइनेंस में वो कोई 2 साल का फाउंडेशन कोर्स करके आता है या 1 साल का फाउंडेशन कोर्स करके आता है, अब यहाँ पर आपने उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालने के लिए दे दिया, तो जो कुछ भी सीख के आता है वो या आपके पास यूज कर रहा है उस स्किल्स को, तो आपको फायदा हुआ कि स्पेशलाइज्ड का स्किल आपको मिल रहा है अपने एम्प्लॉयज के साथ, उसको कम से कम मन में शांति हो कि चलो मैंने कुछ एडिशनल गेन किया, मुझे और एक कुछ सीखने को मिला जो चीज मैं नहीं जानता था, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे पर मैंने ये कोर्स कर लिया, ये एक वैल्यू Salary बढ़ एडिशन हुआ जाएगी। उसके लिए, सैलरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो एक वैल्यू एडिशन हुआ ना आपके लिए कि आपने कुछ नया चीज सीखा, वो भी कहाँ से, अपने पॉकेट से कुछ नहीं खर्चा किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे पे 2 साल काम से दूर भी रहे, कुछ नया कोर्स भी किया, कुछ नया सीखा भी, तो दिस इज द विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, ठीक है ना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, राइट। तो इस तरीके से भी कोर्स के लिए भी भेजा जाता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का ये भी पार्ट है। लास्ट पॉइंट क्या है, एज मेनी कोर्सेज और सेमिनार्स इनवाइट एम्प्लॉयज फ्रॉम अदर कंपनीज टू अटेंड। हाँ, ये बोलता है कि देखो कई बार जब हम कॉन्फ्रेंसेज या कोर्स या कोई सेमिनार करते हैं तो क्या करते हैं कि अब सिर्फ एक ही, मैंने जैसे अभी बताया था ना कि जैसे डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस होता है तो सिर्फ एक ही चीज के डॉक्टर्स नहीं होते हैं, मल्टीपल चीज के, मल्टीपल चीजों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो आएंगे एक साथ, ठीक है। या फिर जितना फार्मास्यूटिकल कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग मर्केंटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो क्या होंगे, सारे कंपनी के, बहुत सारे कंपनी के लोग आएंगे, वो लोग क्या करेंगे, आपस के उनकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स हुआ था और उन्होंने उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, क्या क्या हो सकता है एक प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट, क्योंकि एक